नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सत्ता संभाले हुए 8 दिन का वक्त पूरा हो चुका है। इन 8 दिनों में सूबे की नई सरकार ने एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ फैसले कर इन्हें सख्ती से लागू करने का आदेश जारी किया है। सरकार के धड़ाधड़ आदेशों के बाद अधिकारियों की नींद भी उड़ी है। कैबिनेट की एक भी बैठक किए बगैर सरकार काम में सख्ती बरत रही। पहले 100 दिन पर योगी सरकार का पूरा फोकस है। हर विभाग से पावर प्रेजेंटेशन देने को कहा गया है। यूपी में कानून व्यवस्था हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि गुंडे बदमाश अब यूपी से बाहर का रास्ता देख लें, क्योंकि अब योगी राज में उनकी खैर नहीं है। यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ पुलिस थानों पर भी सरकार की पैनी नजर है। अवैध खनन पर रोक के आदेश दिए जा चुके हैं। अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जा चुकी है और मुख्यमंत्री ने क्रिमिनल रिकॉर्ड वालों की जगह अब क्लीन रिकॉर्ड वालों को तरजीह देने का आदेश दिया है। प्रदेश भर में सड़कों के गड्ढे भरने के लिए भी मियाद तय कर दी गई। उन स्लाटर हाउसों को बंद करने का निर्देश दिया गया जो अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं। साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय हो चुका है जो मन चलो को सबक सिखाने का काम कर रहा है। यानी एक एक दिन का इस्तेमाल योगी सरकार जनता से किए वादों को पूरा करने में करना चाहती है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो सपना दिखाया था उसे पूरा करना चाहती है और इसके लिए योगी ने साफ कर दिया कि जो लोग उनके साथ 18 से 20 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं वो उनके साथ हैं, वरना वो अपना रास्ता देख सकते हैं। योगी की ये बुलेट रफ्तार आखिर क्या कुछ कहती है, आज लोकतंत्र में हम इसी पर चर्चा करेंगे। यहाँ तो यूपी में सत्ता संभाले हुए योगी आदित्यनाथ सरकार को 8 दिन हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी की तर्ज पर बड़े और कई कड़े फैसले लिए और इन्हें सख्ती से लागू करने का फरमान भी जारी कर दिया। बीते 40 साल में योगी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूरे सेक्रेटरिएट के हर सेक्शन का पैदल दौरा भी किया है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और जो संकल्प पत्र के माध्यम से जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, उन वादों को पूरा करने की ओर एक एक कदम सरकार तेजी के साथ बढ़ाना चाहती है और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। योगी की ये बुलेट रफ्तार आखिर क्या कुछ कहती है, लोकतंत्र में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। लखनऊ से मेरे साथ दीपक मिश्रा जी हैं, आप नेता हैं समाजवादी पार्टी के। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। कृष्णकांत पांडे हैं जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदेश प्रवक्ता है। कृष्णकांत पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत। अमित पुरी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अमित पुरी जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत। शुरुआत दीपक मिश्रा जी आपसे करना चाहूंगा। योगी जी की ये बुलेट रफ्तार क्या कुछ इशारे कर रही है? जो संकल्प पत्र में वादे किए, कुछ उम्मीद बंधी आप लोगों को भी पूरा होगा? मुझे तो लगता है कि ये गलत दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री का काम करना चाहिए, न कि सफाई कर्मी का। आप एक उदाहरण दीजिए, आप जो फर्स्ट डेट था या फोटो सेशन डे था, उसके बाद कभी किसी के हाथ में आपने झाड़ू देखा? वो सारे कूड़े सचिवालय में वहीं के वहीं पड़े हुए और तो और ज्यादा हो गए, क्योंकि कर्मचारियों पे नजर रखने का जो ढांचा था वो तो ठप हो चुका है। एक दिन बता दीजिए जिस दिन बलात्कार, हत्या की घटनाएं न हुई हो, उन पे कठोर कार्रवाई न हुई हो। 11 बहनों के साथ बलात्कार हुआ, एक जगह मुख्यमंत्री जी गए, बाकी जगह कोई नहीं गया। पूरी सरकार कहाँ है? सामूहिक नेतृत्व का जो मूल सिद्धांत है वह कहाँ है? लेसस फेयर की जो दार्शनिक, जो आदर्श दार्शनिक स्थिति है जिसमें सरकार चलती है या चलाई जाती है, वह कहाँ है? ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी में 4 मुख्यमंत्री, 5 मुख्यमंत्री, यहाँ तो 3 पंजीकृत मुख्यमंत्री हैं और 3 के अलावा रिमोट तो कम से कम 64 लोगों के हाथ में है। ये 4 खेमे 64 खूंटे की सरकार है जिसको चलनी कहाँ है और चल कहाँ रही है, यह दिग्भ्रमित की स्थिति है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इनकी सरकार दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन पे चलेगी या गोलवलकर के हिंदुत्व राष्ट्र पे चलेगी। कौन सा नया काम किया सिवाय 10-20 लड़कों को जो कोई अपनी बहन के साथ सब्जी खरीदने जा रहा था उसको थाने में बंद कर दिया और 5-6 इस तरह की घटनाओं के अलावा क्या किया? जरूरत थी कॉस्मेटिक सर्जरी की, इन क्लिनिकल सर्जरी की, इन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी कर दी है। जैसे उदाहरण के तौर पे बहुत बड़ा फोड़ा हो तो फोड़े के ऊपर पाउडर लगा दिया।
क्या फोड़े के ऊपर पाउडर लगाने से फोड़े का दंश या दर्द या उसका जो साइड इफेक्ट है जिसको इतर प्रभाव कहते हैं वो खत्म हो जाएगा? ठीक है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो आपने बात कही है कृष्णकांत पांडे जी, ये तो फिर पिछली समाजवादी पार्टी सरकार कटघरे में खड़ा हो जाती है कि आपने भी कुछ नहीं किया। इसके मायने तो यही है जो दीपक मिश्रा जी कह रहे हैं। देखिए नहीं पूछ रहे हमसे। हाँ अच्छा जी, नहीं हमसे सर पूछिए। अच्छा जी, सवाल किससे है? कृष्णकांत जी, ये मेरा सवाल आपसे ही है। दीपक मिश्रा जी ने 8 दिनों में सारी कमजोरियां तो गिना दी कि 8 दिन हुए हैं, सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया, लेकिन जो ताबड़तोड़ फैसले किए जा रहे हैं योगी सरकार की तरफ से, इन फैसलों से वाकई कुछ बदलाव देखते हैं? अच्छा जी, अच्छा जी, हमारे समाजवादी पार्टी के साथी दीपक मिश्रा जी ने 8 दिन की सरकार में उनके फैसले नहीं गिनाए हैं। इनका कहना यह था कि यह जो सरकार जिस दिशा में चल रही है वह पॉजिटिव नहीं निगेटिव दिशा है, इनका यह सेंस था। और उस दिशा में अगर चलेगी तो 8 दिन नहीं 8 महीना हम इंतजार करते रहेंगे तो भी उसकी दिशा पॉजिटिव नहीं होगी, ये इनका कहना था। देखिए जैसे स्लॉट, और आप पूछ रहे पिछली सरकारों में जो हमारी स्थिति थी, अगर पिछली सरकार के काम को तो जनता ने ही नकार दिया। हम बार बार कहते रहे कि हमने बड़ा विकास, हमारे गाइडलाइंस ने बड़ा विकास किया, सारी चीजें किया, तो हम तो उसको स्वीकार कर चुके हैं कि अगर हमारे काम बहुत अच्छे रहे या जनता को मेरे काम पसंद आए होते तो हम सत्ता से बाहर क्यों होते। तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की बातें सही झूठ तो बाद में तय होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना झूठ मार्केट में हमारे सच के सामने बेचने में सफल हो गई। अब बाद में तय होगा, आने वाला दिन तय करेगा, आने वाला वक्त तय करेगा कि हमारा सच सही था कि उनका झूठ सही था। तो अभी दीपक मिश्रा जी जल्दी आकलन नहीं कर रहे हैं पांडे जी? दीपक मिश्रा जी बहुत जल्द आकलन नहीं कर रहे हैं कि अभी 8 दिन का वक्त हुआ है, उन्हें क्या लग रहा है कि रामराज पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा क्या 8 दिनों में? बच्चा पैदा होता है, हम लोगों के गांव में कहावत है कि पालने में ही पूत के उसके सारे लक्षण दिखने लगते हैं। तो 8 दिन तो बहुत होता है यह जानने के लिए कि हमारी सरकार किस दिशा में जा रही है। हाँ, हम सरकार का भी विरोध नहीं करेंगे, इसलिए कि सरकार का वेट करेंगे कि सरकार अच्छा कार्य करे, हम भी चाहेंगे, हमारी अपेक्षा होगी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय एक बयान दिया था कि सारे स्लॉटर हाउस 12 बजे रात के पहले बंद हो जाएंगे, बंद हो भी रहे हैं, लेकिन 12 बजे रात की बात छोड़ दीजिए, आज 8 दिन हो गए, स्लॉटर हाउस में अब तय हो रहा है कि वैध और अवैध बंद होंगे, वैध नहीं बंद होंगे। क्या हमारी गौ माता वैध स्लॉटर हाउस में नहीं काटी जाएंगी? नहीं तो आप लोग दबाव बनाइए ना सरकार पर। जो है क्या पांडे उनकी जी, जिंदगी नहीं है? विपक्ष के नाते आप लोगों की भी सुनी जाएगी। इतने प्रचंड, सुनिए, अच्छा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सरकार को जनता ने इतना प्रचंड बहुमत दिया है, हमारा विपक्ष अल्पमत में है, लेकिन अंग्रेजों के समय में विपक्ष था ही नहीं, और ऐसे स्थिति में हमने अंग्रेजों को भगाने का काम किया। तो जो अंग्रेजों की बी टीम है, हमारा विपक्ष उसको भगाने में कामयाब होगा। लेकिन अभी हम बहुत जल्दबाजी में नहीं है, हम इंतजार करेंगे, जोगी जी की सही दिशा में चलेंगे। जोगी जी अकेले मुख्यमंत्री रहेंगे, अखिलेश जी की तरह से 4 मुख्यमंत्री नहीं, अभी तो 40-50 के रेशियो दिख रहा है, हर मंत्री ही मुख्यमंत्री है। राजनाथ जी अलग से मुख्यमंत्री है, चाहे कलराज जी अलग से मुख्यमंत्री है, संघ अलग मुख्यमंत्री है, संगठन अलग मुख्यमंत्री है, विश्व हिंदू परिषद अलग है, और सरकार अलग मुख्यमंत्री है। तो अभी हम इतनी जल्दबाजी में उनका विरोध भी नहीं करेंगे, अभी इंतजार करेंगे कि जोगी जी, ठीक है, अतुल चंद्रा जी सही दिशा में सही। अतुल चंद्रा जी, वो शोले फिल्म देखी है ना, जिसमें जय वीरू दोस्ती आपस में निभाते हैं, मौसी के पास पहुंचते हैं, वही कुछ हालात नजर आ रहे हैं कि हम विरोध भी नहीं करेंगे, है ना, और विरोध में कोई कसर भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो अभी तो विरोध करने का इन लोगों का हौसला भी नहीं है, वो बातें भले कर लें यहाँ बैठकर, लेकिन विरोध करने वाली आवाज भी अभी इन लोगों के पास नहीं है। और ये सही है कि जब तक काम का सही ढंग से वो नहीं करेंगे, अप्रेजल प्रैक्टिकल हो करके, पहले देखें कि सरकार कैबिनेट मीटिंग में क्या निर्णय लेती है। अभी तक एक भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई है, कोई भी आदेश जो दिए गए हैं, फैसले तो अभी नहीं कहेंगे उनको, आदेश जितने भी दिए गए हैं उनके ऊपर हैपहैजर्ड ढंग से कार्यवाही की जा रही है, इंप्लीमेंटेशन हो रहा है।
एंटी रोमियो स्क्वाड बन गया, होना था ईव टीजिंग के लिए, लेकिन कपल्स को बंद करने लगे। इलीगल स्लॉटर हाउसेस बंद होने थे, सारे स्लॉटर हाउसेस और मीट सेलिंग शॉप्स बंद होने लगी। उसके बाद अब 12-20 घंटे काम करना है, इसका आदेश हो गया। कोई शासनादेश नहीं हुआ है इसका, ये खाली नहीं, लेकिन यहाँ पर अतुल चंद्रा जी, मुख्यमंत्री की तरफ से जो स्पष्ट कहा गया कि एंटी रोमियो स्क्वाड के जरिए किसी निर्दोष को बिल्कुल भी परेशान ना किया जाए, अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय कर दी है। वो बाद में कहा गया, खानों को लेकर। नहीं, सुनिए, ये सारी बातें पहला आदेश जब हुआ और उसका गलत इंप्लीमेंटेशन हुआ, उसके बाद फिर कहा गया कि इसमें ये चीज होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। बूचड़ खानों के मामले में भी और एंटी रोमियो स्क्वाड के मामले में भी बाद में क्लैरिफाई किया गया कि इसमें क्या करना। देखिए समस्या क्या थी, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया जी, वो आदेश डीजीपी से, आईजी से, एसएसपी इनके पास आया। अब एसएसपी ने फॉर्म कर दी टीम्स, बजाय उनको ये बताए हुए कि उनको करना क्या है, किस तरह से डील करना है, वो जहां जहां गए वहां धरपकड़ उन्होंने शुरू कर दी। यानी आपको लग रहा है कि पहले बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद इस तरह का कोई आदेश दिया जाता। एक बहुत दिलचस्प बयान अखिलेश यादव का आया था, तो कम से कम एक ब्रीफिंग हो। एक बहुत दिलचस्प बयान आया था अखिलेश यादव ने, भले ही इसको आप लोग तंज कह सकते हैं, चुटकी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश में अधिकारी इतनी अच्छी झाड़ू लगाते हैं। ये तंज था, ये या कहीं ना कहीं मलाल था कि शायद हम इस रास्ते पर नहीं चल पाए। नहीं, तंज तो क्या कहें, तंज तो था ही, लेकिन हमको ये याद है कि समाजवादी पार्टी सरकार में जब लोग सड़क पर पान थूकते थे और उनको एक आध लोगों ने टोका, तो उनका जवाब ये होता था कि हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार है, हम स्वच्छता अभियान में विश्वास नहीं रखते हैं। मतलब यह है कि उस सरकार के कार्यकाल में सफाई के ऊपर लोगों का कोई ध्यान नहीं था और उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी जाती थी। सवाल यह है कि अफसर आज झाड़ू लगा रहे हैं, तो अफसर तो चाहे समाजवादी पार्टी सरकार है तो होती अगर, और वो कहती झाड़ू लगाओ तो वो लगाते, क्योंकि ये उनका स्वभाव है उस तरह से। इसमें कोई ऐसी विशेष चलिए ठीक है, एक रिपोर्ट दिखा देते हैं और उसके बाद अमित पुरी जी से तमाम सवाल भी होंगे, क्योंकि जवाब उन्हीं को देना है। उनकी सरकार अब प्रदेश में है और जो वादे किए उन वादों को पूरा भी करना है और उस दिशा में ताबड़तोड़ फैसले भी किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं और अपने मेहमानों को भी कि यूपी में सत्ता संभाले हुए योगी आदित्यनाथ सरकार को 8 दिन का वक्त हो गया। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी की तर्ज पर बड़े और कड़े फैसले किए और इन्हें सख्ती से लागू करने का फरमान भी जारी कर दिया। बीते 40 साल में योगी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूरी सेक्रेटरिएट के हर सेक्शन का पैदल दौरा तक किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की रफ्तार काफी तेज है। 19 मार्च को शपथ ग्रहण के बाद से प्रदेश में आदेशों की बाढ़ सी आ गई है और अफसरों की नींद गायब है। योगी ने कुर्सी संभालने के बाद अब तक एक भी कैबिनेट की मीटिंग नहीं की, न ही ब्यूरोक्रेसी में कोई बड़ा बदलाव किया, लेकिन एक्सटेंशन में चल रहे 50 अफसरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अफसरों और अपने सहयोगियों से भी दो टूक कहा कि 18 से 20 घंटे काम करने वाले ही उनके साथ रह सकते हैं। योगी ने हर डिपार्टमेंट से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने को कहा है। 100 दिन का प्लान भी मांगा है। मंत्रियों और अफसरों से भी कहा गया है कि फाइलों को घर लेकर ना जाएं, उन्हें ऑफिस आवर्स में ही निपटाया जाए। सरकारी दफ्तरों में जीन्स और टी शर्ट पहनने पर भी रोक लगा दी गई। अस्पतालों से कहा गया है कि अगर स्टाफ ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करता तो उनकी उस दिन की सैलरी काट दी जाए। सेक्रेटरिएट में सरप्राइज इंस्पेक्शन के दौरान योगी वहां पर गंदगी को देखकर नाराज हुए। अफसरों से फौरन सफाई कराने को कहा। दफ्तरों में पान मसाला और गुटखा न खाने के ऑर्डर भी दिए गए। सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक मशीन और सीसीटीवी इंस्टॉल करने के आदेश भी दिए गए। भ्रष्टाचार रोकने के लिए योगी ने मंत्रियों और अफसरों से 15 दिन में प्रॉपर्टी का ब्यौरा देने को कहा। मंत्रियों और अफसरों से साफ कहा गया है कि वो अपनी गाड़ियों पर हूटर या लाल बत्ती न लगाएं।
योगी ने होम मिनिस्ट्री खुद के पास रखी है। कुर्सी संभालने के बाद खुद वो कई थानों का जायजा ले चुके हैं। अफसरों के थाने पहुंचने से पहले योगी खुद वहां पर पहुंच गए। लोक निर्माण विभाग केशव प्रसाद मौर्य के पास है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अफसरों को मुख्यमंत्री ने ऑर्डर दिया है कि 15 जून तक सड़कों पर गड्ढे नजर नहीं आने चाहिए। योगी ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वालों को 1 लाख रुपए का अनुदान देने का ऐलान किया है। गाजियाबाद या नोएडा में हज हाउस की तर्ज पर मानसरोवर हाउस बनाने के आदेश भी दिए गए। नवरात्रि और रामनवमी पर सभी शक्तिपीठों पर नॉन स्टॉप बिजली सप्लाई और साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए। पूरे प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड को एक्टिव कर दिया गया है और मनचलों की धरपकड़ की जा रही है। यूपी में सिर्फ 45 बूचड़खाने ही वैध हैं। करीब 400 बूचड़खाने अवैध तरीके से चल रहे हैं, लेकिन कारोबार हर साल 11,000 करोड़ से ज्यादा का होता है। योगी ने इन अवैध बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दे दिया है। पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं। ऐसे में यूपी की जनता को ये उम्मीद बंधी है कि अब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज होगा और प्रदेश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, EPN। या तो योगी सरकार फुल फॉर्म में नजर आ रही है, हालांकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए नई सरकार को। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित पुरी जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपने प्रतिक्रिया भी सुनी कृष्णकांत पांडे जी की भी और साथी दीपक मिश्रा जी की भी। उन्हें लग रहा है कि जो डिसीजन लिया जा रहा है कहीं ना कहीं इसकी आड़ में प्रताड़ित करने का काम भी किया जा रहा है। अच्छा, मैंने अक्रॉस द बोर्ड पैनल पे जो भी है सबका विचार को सुना और कई न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट वॉइसेस भी पिछले कुछ दिनों से अपनी अपनी बात रख रही हैं, कोई सरकार के पक्ष में और कोई उसके अंदर बचते बचाते आलोचना में। मुझे इससे कोई इनकार नहीं है कि सरकार है तो उसकी आलोचना भी होगी, निर्मम आलोचना होगी। लोकतंत्र इसी जवाबदेही की संस्था है और इसमें किसी को अप्रिय नहीं मानना चाहिए। वो ठीक है, लोकतंत्र में सबकी अपनी भूमिका है। लेकिन जहां एंटी रोमियो वाला मसला है, मैं इशू वाइज 2-3 एग्जांपल्स में चीजों को ले लेता हूं। उसके ऊपर तमाम सारी चर्चा चली। कुछ ने कहा इसका शब्द रोमियो मजनू ठीक नहीं है, कुछ ने कुछ कहा। बेसिक परसेप्शन यह है कि जिस तबके महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये बात हो रही है वह इसको कैसा फील करती हैं, उनके बीच में इसके लिए क्या आवश्यकता थी और ये क्यों किया जा रहा है। कुछ ने कहा कि यह प्यार पे प्रतिबंध है। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि प्यार को प्यार ही रहने दो, उसे कोई नाम न दो, और अपराध को अपराध ही रहने दो, उसे प्यार का नाम देकर इल्जाम न दो। और जिस तरीके से आप इस चर्चा को कर रहे, कुछ लड़कों से उठक बैठक करा ली गई, अरे साहब लड़कों का मान मर्दन हो गया, अब उनके दोस्तों के सामने ये हो गया। सरकार कहीं अति उत्साह में कोई काम नहीं कर रही, हम कांस्टेंट विजिल कर रहे हैं। और इतने बड़े प्रदेश के अंदर अगर कोई भी अधिकारी कहीं पर भी किसी वास्तविक मकसद जो इसका है कि ईव टीजिंग की घटनाएं और जिस तरह के अपराध इससे जुड़े हैं, अगर उसको क्रियान्वयन के अतिरिक्त कोई अगर आपने अति उत्साह दिखाया है तो सरकार हर एक को टेकन टू टास्क लेगी। इसमें कहीं कोई कोताही की बात नहीं है और सरकार सजग भी है और कांस्टेंट इसकी विजिल कर रही है। फिर लोग कहेंगे कि साहब डिमोनेटाइजेशन में भी आप रोज फैसले लेके आते थे, बड़ी आलोचना हुई, इतने दिन और इतने फैसले, कोई प्लानिंग नहीं थी। हम मतदाता के सामने जाएंगे, ईवीएम में लाइन लगवाएंगे और पता लग जाएगा, इनको उखाड़ फेंकेंगे। हमने तब भी स्वागत किया, आलोचना कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनादेश तो वहीं से निकलना है, आम जनमानस में से। वह तय करेगा कि हमारी यह कार्रवाई अति उत्साह की है या समाज की मौलिक आवश्यकता जिसको आप आंसर नहीं कर रहे थे इतने दिनों तक, उसके लिए। आप बूचड़खाने का इश्यू लेकर के आए, 2014 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, आप क्या कर रहे थे भाई? एनजीटी ने 2015 में फैसला दिया, क्या कर रहे थे आप? अब वो 3 मुख्यमंत्री थे, 3.5 थे, 4 थे, या दी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे? ये सवाल ही नहीं है। सवाल यह उत्तर प्रदेश में उस समय एक सरकार थी
वो काम बोलने वाली सरकार थी या कारनामा बोलने वाली, ये तो जनादेश ने तय किया। लेकिन हम अगर हैंड साइड में पीछे जाकर के देखते तो 2014 में एक सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और एनजीटी के ऊपर क्या कार्रवाई की, जरा ये बात भी चर्चा में साफ हो जानी चाहिए। एक कृष्णकांत पांडे जी की एक और चिंता है। वोट बैंक का दबाव। कृष्णकांत पांडे जी कह रहे हैं कि अवैध बूचड़ खानों के खिलाफ जो सरकार कार्रवाई कर रही है, बूचड़ खानों पर सभी कार्रवाई की जाए, चाहे वो अवैध हो वैध हो, वो तो ये डिमांड कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के मित्रों की जो टिप्पणी है वह स्वतंत्र है। असल में कांग्रेस इस समय जिस स्थिति में है मैं समझ सकता हूं उसको, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन भी अभी चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर दो अलग अलग तबके हैं, दोनों के अपने अपने परसेप्शन है। कोई हार को अखिलेश के सिर पे लेता है, कोई किसी और के सिर पे लेता है, ये अपनी तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। भाई ये भी मोदी जी और आडवाणी जी को भूल न जाए, वहां हम मोदी जी और आडवाणी जी को कतई नहीं भूले। पांडे जी जीत जाता पांडे है जी वहां विवाद समाप्त हो जाता है, हार जाता है वहां विवाद शुरू हो जाता है। और कांग्रेस के लिए आप चिंतित न हो, कांग्रेस ने वो भी दिन देखा है कि पार्लियामेंट से इंदिरा जी बर्खास्त की गई, कांग्रेस ने वो भी दिन देखा है कि हथकड़ी लगा के जेल जाना पड़ा, कांग्रेस ने वो भी दिन देखा है कि देश का सबसे बड़ा परिवार नेहरू फैमिली पूरी जिंदगी ऐशो आराम से बिता सकता था। अपने जीवन के 13 साल 7 महीने उन्होंने जेल में बिताए इस देश के लिए। इसलिए बीजेपी के लोग कांग्रेस के बारे में कम, अपने बारे में ज्यादा चिंतित हो, उनका भला होगा। कृष्णकांत पांडे जी, प्रदेश का लेकिन कांग्रेस ने यह भी पहली बार देखा है कि उत्तर प्रदेश में इतनी करारी शिकस्त इससे पहले नहीं मिली, और शायद समाजवादी पार्टी को भी। इसे हमने करारी शिकस्तें भी बहुत देखी है, नहीं तो उसके पीछे आकलन किया होगा, करारी विजय भी देखी है। पांडे जी, हमने आकलन मंथन का दौर तो होना ही चाहिए। मंथन भी आप लोगों ने किया कि कहां पर कमी रह गई। दौर नहीं, अच्छा जी ये सही आपका कहना है कि मंथन का दौर तो अवश्य होना चाहिए। जो भी लोग हारे, हम बुरी तरह हारे हैं, हम तो इसको 11 तारीख से ही लगातार स्वीकार कर रहे हैं। अब इसमें बीजेपी के भाई हमको क्यों स्वीकार करवा रहे हैं, मैं तो लगातार स्वीकार कर रहा हूं। और मंथन का दौर हमारे यहाँ चल रहा है, और मंथन बहुत बड़ी पार्टी है। इस मंथन के दौर से कुछ निकलेगा। हम पंजाब में जीते हैं, मणिपुर में जीते हैं, गोवा में जीते हैं, 5 राज्यों के चुनाव में 3 जगह जीते हैं। तरीका अलग हो सकता है, 2 जगह सरकार जबरदस्ती किसी ने केंद्र के दबाव में बनवा लिया, लेकिन जीते हम 3 जगह है, और 2 जगह बहुमत तो नहीं था सर। मंथन निश्चित हो रहा है। पांडे जी, बहुमत तो नहीं था ना, आप लोग दावा पेश करते थे अगर आपके पास नंबर गेम था। नहीं, मणिपुर और गोवा में मणिपुर गोवा में नंबर हमारे ज्यादा थे, बहुमत नहीं था। मणिपुर क्या बीजेपी बहुमत में थी क्या जो वहां सरकार बना रही है? नहीं तो सर आप लोगों के पास बहुमत था तो आप लोग जा सकते थे। हम लोग तो गए, हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक गए। देखिए राज्यपाल के सर सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी। पांडे जी क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? राजभवन जाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, वहां पर फटकार लगती है कि आपको जाना था, अगर बहुमत था तो वहां जाते हैं। इन बातों में इन बातों में जाने से कोई भला तो होने वाला नहीं है। राजभवन कहां से जाते हैं? अब विकास की बातें करते हैं, क्योंकि आप लोगों का भी एजेंडा तो वही है ना कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने। यही एजेंडा है या एजेंडा भी भटक गया? ही बना के हम गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे थे। और सुनिए, इनके जो मुख्यमंत्री, इनकी आज शायद मेरे समझ से, आप लोग बड़े विद्वान यहां बैठे हुए हैं, 8 दिन में आज तक कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई बीजेपी के, इनके सरकार की। और मेरे समझ से यह पहला अवसर होगा कि 8 दिन बीत गए, कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई है। सर करीब 40 साल में इससे पहले, दीपक मिश्रा जी, 40 साल में इससे पहले कोई मुख्यमंत्री भी शायद उत्तर प्रदेश के लोगों ने नहीं देखा जो पूरे सेक्रेटरिएट का पैदल दौरा करता है, निर्देश देता है, कम से कम तरीका बताने की कोशिश करता है कि जहां पर आप काम करते हैं वहां पर स्वच्छता रखते हैं, तो हर्ष क्या है? या तो नायक फिल्म की तरह से प्रचार हो रहा है। यह सवाल मुझसे है? हाँ। जी दीपक मिश्रा जी। नहीं पांडे जी क्या प्रचार की बात आप कर रहे हैं? पांडे जी आपने अभी क्या जिक्र किया कि नायक फिल्म का प्रचार हो रहा है? मैंने कहा यह नायक फिल्म की तरह से जोगी जी का एक्शन दिखाया जा रहा है, इससे कुछ नहीं सर। हमने जब आप लोगों ने खाट सभा की, उस पे काम करेंगे। कृष्णकांत पांडे जी, आप लोगों की खाट सभा जब थी, हमने खाट सभा भी खूब दिखाई, और जब खाट की लूट हुई वो भी दिखाया।
मैं चैनल के ऊपर आपके कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं आपके चैनल के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उनका ये प्रचार हो रहा, मैं आपके चैनल के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं। ठीक है दीपक, यह सब गुड़ खा के गुलगुलों से परहेज करने वाली मनस्थिति के अंदर आ चुके हैं। और कानून व्यवस्था में अक्षय जी अखिलेश यादव की सरकार में वहां तो हैसियत देख के जो हैसियत देख के जोगी, ठीक है अमित पुरी जी, मैं आपके पास आता हूं। आदित्यनाथ जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर तमाम आपराधिक धाराएं लगी हुई है। कम से कम इसके पहले कम मुख्यमंत्री रहे होंगे जो आपराधिक धाराओं से लिप्त और संयुक्त रहे होंगे। ये भी 40 साल में पहली बार हुआ है। कितनी धाराएं? दीपक मिश्रा जी, आप लोगों ने तो पूरा रिकॉर्ड निकाला होगा, किस किस तरह के अपराध दर्ज हैं? 19 धारा। अगर आपराधिक, अगर आप कहें तो मैं अभी बता देता हूं कि कितनी धाराएं हैं मेरे पास। अभी बता देता हूं उनके पास धाराएं कितनी हैं। जी जी, इनके पास आप देख लीजिए, 2 संप्रदायों में विवाद 153B के 2 केस है, धार्मिक स्थलों का अपमान 295 के 2 केस है, एक्सप्लोजिव एंड इडेंटियल लैंड 1506 के उनके ऊपर केस है। इनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर 307 के 2 केस हैं। यूजिंग बैनल एंड मिलिट्री ग्रेड वेपन्स 148 के अवैध हथियार रखने के 2 केस हैं। और इनके प्रोवोकिंग दीपक मिश्रा जी, ये तो सारा रिकॉर्ड फाड़ने की लेकर आए हैं। आप लोग माननीय अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और जो आपराधिक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं सर, अगर आपकी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगते हैं तो आप लोग कहते हैं ये राजनीति से प्रेरित आरोप है ना? आप पर ये बातें लागू हो जाएंगी सर? अगर आपके पास साक्ष्य हैं तो अदालतों के दरवाजे खुले हुए हैं। अगर आपको लगता है कि ये सरकार आप लोगों की बात नहीं सुनती है, अदालतों में देखिए, अदालत के निर्देश पर ही ये मुकदमे दर्ज हुए हैं। वो कानून अपना काम करेगा, हम कानून के राह में बाधक नहीं बनेंगे। महत्वपूर्ण बात आप देखिए, एक मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल होते हैं जी। पहले दिन क्या करते हैं, वो मेट्रो पे जाते हैं, टिकट खरीदते हैं और दूसरे दिन से वो मेट्रो भूल जाते हैं। आदरणीय योगी जी अरविंद केजरीवाल के भगवा संस्करण उत्तर प्रदेश में हैं। पहले दिन सफाई के बाद दूसरे दिन सफाई कहाँ दिखाए? आदमी जब काम करता है तो काम में कंटिन्यूअस करता है। दीपक मिश्रा जी, ये संकेत क्या कहते हैं? उन्होंने कह दिया कि जो भी मेरी टीम में है अगर 18 से 20 घंटे काम करना चाहता है वो रहे, वरना वो अपना रास्ता देखना चाहता है तो देख ले। वो योगी आज रिवर फ्रंट का दौरा किया, आप लोग गोमती रिवर फ्रंट की बात करते थे ना? बिल्कुल किया है ना? कितने का फंड निर्धारित था, कितना काम हुआ, उसमें भी गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्री ने आदेशित किया। अगर वो योगी देखे तो उसमें जो भी दोषी अधिकारी मिले उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की? मुख्यमंत्री हैं, दौरा करेंगे, इसके लिए उन्हें तनख्वाह दी जाती है, इसके लिए उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में ताकत दी जाती है। सर, आपकी सरकार ने उस पर इतना काम किया तो आप लोग ये चीज नहीं देख पाए। 8 दिन के भीतर ही सारा जवाब आप लोग मांगेंगे, थोड़ा मौका तो दे दीजिए ना सर। हमारा ही काम था तो जो आज वो दौरा करने गए, मेट्रो हमारा ही तो काम है। ये जिस ग्राउंड पे वो दावा कर रहे हैं कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, वो हमारा ही तो काम है। हमारा ही तो काम है कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो गई। ये सारे काम हमारे हैं जिसपे वो नाच के साथ इतरा रहे हैं। ठीक है अतुल चंद्रा जी, पुलिस सारी दीपक मिश्रा जी सारी खूबियां बता दी कि हमारे ही कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है अब योगी सरकार, और उसकी वाहवाही लूट रही है। तो जनता ने नकार क्यों दिया? जनता को अपनी बात ये लोग समझा नहीं पाए, या ये लोग आपसी झगड़े में उलझे रह गए? इसका फायदा बीजेपी ने उठाया। झूठ सच पे भारी पड़ा। एक वाक्य में आपसी झगड़ा जो था एक वो बहुत बड़ा कारण था। सही। और दूसरी बात ये थी कि शायद जनता जो है वो एक नई पार्टी को मौका देना चाहती थी बहुमत के साथ कि वो सरकार बनाए। इससे पहले मायावती को मौका मिल चुका था, अखिलेश यादव को मिल चुका था, तो कहीं ना कहीं इन लोगों से निराशा मिली जनता को, तो इसलिए जनता का ये विश्वास रहा होगा। तो कांग्रेस से क्या अतुल चंद्रा जी पूरा मोह भंग हो चुका है? कांग्रेस को भी तो 27 साल का वनवास हो चुका है। नहीं, कांग्रेस से तो मोह भंग हो चुका है। कांग्रेस में जो लीडरशिप क्राइसिस है वो ऐसी है कि जब तक आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा पार्टी में, तब तक उस पार्टी का भाग्योदय शायद जल्दी नजर नहीं आता है। तो इसलिए ये कांग्रेस को तो अभी आप छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी को रीजनल पार्टीज में उत्तर प्रदेश में आप समझ लीजिए कि वही एक विकल्प है फिलहाल। अगर
बहुजन समाज पार्टी, जैसा लालू ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी मिल जाए और कांग्रेस भी साथ में रहे तो शायद एक सशक्त ऑपोजिशन तो बन ही सकता है। सर खटराक बहुत होगा 2019 में कुछ। अतुल चंद्रा जी, ये खटराक की स्थिति नहीं बनेगी। जी जी, वो तो बिल्कुल होगा। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक लेते हैं। बिल्कुल बनेगी। देखिए जी, एक ब्रेक के लिए रुक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो तमाम सवाल हैं, ये सवालों के जवाब अब सरकार को देना है, और सरकार है अमित पुरी साहब की। किस तरह से वादे पूरे होंगे, क्योंकि एंटी रोमियो स्कॉट को लेकर भी कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। किसी के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए, और जो ये कहा जा रहा है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के लिए अब उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी, वो यूपी से बाहर का अपना रास्ता देख सकते हैं, उसको लेकर किस तरह की कार्रवाई होगी। साथ ही लोक निर्माण विभाग, जिसमें भ्रष्टाचार की तमाम शिकायतें रही हैं, इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्या कुछ तरीके अपनाए जाएंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बात करें योगी सरकार की। सरकार के धड़ाधड़ आदेशों के बाद अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। कैबिनेट की एक भी बैठक किए बगैर सरकार काम में सख्ती बरत रही है, और पहले 100 दिन पर योगी सरकार का पूरा फोकस है और हर विभाग से पावर प्रेजेंटेशन देने को कहा गया है। क्या उत्तर प्रदेश की तस्वीर अब बदलती हुई नजर आ सकती है, और किस तरह से कदम उठाने चाहिए सरकार को, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर हम रुख लखनऊ का करेंगे। कृष्णकांत पांडे जी, मैं आपके पास आता हूं। तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है कि एंटी रोमियो स्कॉट को लेकर जिस तरह से कुछ सवाल भी उठे हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है कि एंटी रोमियो स्कॉट के नाम पर कुछ लोगों को परेशानी हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से तो निर्देशित किया गया कि निर्दोष लोगों को परेशान बिल्कुल भी ना किया जाए, और जो छेड़छाड़ की घटनाएं हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। हमने तमाम स्कूल कॉलेज की छात्राओं से बातचीत की है, महिलाओं से बातचीत की है, भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाकर महिलाओं से बातचीत की है। वो कह रहे हैं कि योगी सरकार का कदम ठीक है, बस सिर्फ जो शंकाएं आप लोगों को हैं ये दूर हो जाएं। तो इस तरह की स्क्वाड में कोई कमी नजर आती है, कुछ सुझाव देना चाहते हैं आप? नहीं, अच्छा जी, एंटी रोमियो स्क्वाड, अगर देश की माताएं बहनें हमारी सुरक्षित हों, 12 बजे रात को भी वो निकल के अपने घर से सुरक्षित जाए, यह स्थिति है। सरकार अगर इस स्थिति में पहल करती है तो हम तो इसका स्वागत करते हैं। लेकिन पता लगे पति पत्नी भी, नवविवाहिता जोड़ा भी सर्टिफिकेट लेके जाए या शादी का कार्ड लेके अब घूमे कि नहीं शादी हमारी इन्हीं से हुई है, थोड़ा सा दिक्कत आती है। और कोई बालिग बच्चे हैं, बालिग लड़के और लड़की हैं जो आप राय से, सहमति से एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, तो मेरी अपनी समझ यह है कि उस पर भी बहुत रोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन शासन, सरकार ने एक आदेश पारित किया, और आदेश के तहत उस आदेश का जो पॉजिटिव होना चाहिए, मुझे लगता है कि एक्टिव करने वाली जो इनकी एजेंसी पुलिस ही होती है, तो वह उस पॉजिटिव वे में कम, वसूली वे में ज्यादा चली गई। तो इसके पहले की सरकारों पे जो आरोप लगता रहा कि पुलिस इनकी भ्रष्ट है, पुलिस इनकी करप्ट है, तो वह वसूली विभाग थोड़ा सा बढ़ गया, यह बंद होना चाहिए। बाकी महिलाएं सुरक्षित हो, हम भी इसका स्वागत करते हैं। दूसरी चीज, सरकार की स्थिति तो अब चूंकि प्रोटेम स्पीकर अभी फतेह बहादुर सिंह जी ने शपथ लिया, अरे कहां ले जाना चाह रहे हैं आप, किसी भी भाषा में शपथ लीजिए, इसका हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन किसी भी चीज की वह शब्द चैनल पे कहना बहुत उचित नहीं होगा, पराकाष्ठा नहीं होनी चाहिए। सारे दलों से घूम के आए हुए हमारे बड़े भाई आज संस्कृत में शपथ ले रहे हैं, बिना कागज के 10 लाइन संस्कृत बोल दे तो कम से कम लोगों में एक संदेश चला जाएगा कि संस्कृत के प्रति आस्था और विश्वास कितना है। तो कम से कम इन सभी ऐसे उन शब्द को मैं चैनल पे नहीं कर सकता। कृष्णकांत पांडे जी ने तो ये सवाल उठा दिया। अब ये सवाल उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए, आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है, वो जिस तरह के आरोप लगा रही हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है और मिली भगत के जरिए फायदा पहुंचाया गया, बटन कोई भी दबाओ वोट कमल को गया है, इस तरह के आरोप लगा रही हैं। तमाम लोग सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे हैं कि अगर बगैर कागज पढ़े बीएसपी सुप्रीमो ये पूरी बात कह दें तो शायद बैलेट पेपर के जरिए चुनाव भी हो सकते हैं। देखिए, लोकतंत्र में हम लोग जी रहे हैं, लोकतंत्र के कुछ इथिक्स हैं। जनादेश हमारे खिलाफ है, हम इसको मानते हैं और हम एक प्रबल प्रतिबद्ध प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे और हम कर रहे हैं।
हमने चूक देखी, उस चूक पे हमने सवाल खड़ा किया। हम फिर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी काम से ज्यादा काम के नाटक में सिद्धहस्त है। जो बात हमारे कांग्रेस के साथी ने उठाया, सही बात है। जब उन्हें संस्कृत आती नहीं तो क्या जरूरत है संस्कृत में शपथ ग्रहण लेने की। जी होता क्या है कि आटा पोट के भंडारी बनना एक गांव की कहावत है। तो जो आटा पोट के भंडारी बनते हैं, जो वास्तविक भोजन बनाने वाले हैं, वो पिछड़ जाते हैं। अर्थशास्त्र का एक बड़ा सिद्धांत है जिसको मेरे ख्याल से ग्रेसन की थियरी कही जाती है कि खराब मुद्राएं अच्छी मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती हैं। आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता वही बने बैठे हैं जो कभी हमारे साथ रहे, सत्ता सुख लिया, बहुजन समाज पार्टी में रहे, सत्ता सुख लिया, आज भाजपाई बन के बैठ गए। और अमित पुरी जी जैसे प्रतिबद्ध भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके गलत कामों पे जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। ये है पार्टी विद द डिफरेंस। वो इतना ज्यादा इनडिफरेंस हो गई। आज शुद्ध भाजपाई कौन? आदरणीय रीता बहुगुणा जोशी जी। शुद्ध भाजपाई कौन? आदरणीय मौर्य जी। शुद्ध भाजपाई कौन? जिसने दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम के पहले क्या था और वो ठीक से उपाध्याय लिख दे तो फिर वो मैं जान जाऊं। क्या जरूरत थी? बेईमान आदमी जब ईमानदारी का नाटक करता है तो बहुत तगड़ा करता है। योगी जी मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद जब नेम प्लेट लगना हुआ तब पता चला कि इनके नाम के आगे योगी है। अब तक हम जानते थे कि नाम के पहले योगी है। यह भाजपा वस्तुतः जहां शीर्षासन करना होता है वहां पैरों पे खड़ी होती है और जहां पैरों पे खड़ा होता है वहां शीर्षासन कर जाती है। आप मुझे यह बताइए, मुख्यमंत्री हैं आप, अभी तक कैबिनेट नहीं तय कर पाए। पहले यह तय कर लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार का रिमोट अहमदाबाद में होगा, नागपुर में होगा या दिल्ली में ही रहेगा। लखनऊ में तो इसका कुछ नहीं है। इनके इतने ज्यादा विधायक जी नहीं तो ये आदेश आपको कहां से लग रहा है? ये आदेश नागपुर से आ रहे हैं, ये आदेश दिल्ली से आ रहे हैं या फिर महाराष्ट्र से आदेश? दिल्ली से सुनिए, देखिए मैं बता रहा हूं, मुझे लगता है कि नागपुर से आदेश, दिल्ली से आदेश चलेगा और जब तक गाजियाबाद पार करेगा तब तक नागपुर वाला आदेश उसको काट देगा। फिर अहमदाबाद वाला आदेश आ जाएगा, फिर तीनों आदेशों पे तय होगा। तो ये कृष्णकांत जी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो हम एंटी रोमियो स्कॉट की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पुलिस जो है, पुलिस इसकी आड़ में वसूली में जुटी हुई है। ये आरोप कृष्णकांत पांडे जी ने लगाया। जी ये कृष्णकांत जी ने आरोप लगाया कि पुलिस कहीं ना कहीं इस स्कॉट के पीछे वसूली के अभियान में जुटी हुई है। इतनी अगर इस तरह का आरोप है तो ये भी सवाल उठता है कि इतनी जल्दी आदत चली जाएगी क्या? अक्षय जी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप यह बताइए, पुलिस ने इतने रोमियो पकड़े। पहली बात तो मैं रोमियो शब्द ही लगाना गलत था। तो यह तो सिद्धांतिक गलत है। जिसका सिद्धांत ही गलत उसका व्यवहार कैसे सही हो सकता है? इतने एंटी रोमियो पकड़े कि भारतीय जनता पार्टी का वो मिशन बन गया। आप हमें यह बताइए, न किसी खिलाफ FIR हुआ, न कोई जेल गया। इसका मतलब जो पकड़े गए थे वो निरपराधी थे, उनसे पैसा लिया, उठक बैठक कराया और भाग जाओ कर दिया। अमित पुरी साहब, ये बताया जो बाद में महत्वपूर्ण कह रहा था। अब अक्षय, मैं चाहूंगा, मैंने बहुत पेशेंस के साथ चीज सुनी और फर्स्ट राउंड में भी जब मैं आंसर करने के लिए आपने कहा था तो इंटरप्शन हुआ एंड आई बेटर ऑप्टेड टू कीप क्वाइट। ठीक है, लेकिन इस बार मैं चाहूंगा कि मैं पिछली बात पे आ गए, जरा सा आंसर कर लूं। देखिए, मैंने जो पहले दौर में कहा मैं उससे आगे बढ़ता हूं। अभी भी सारी आलोचना, मैं कभी भी नहीं कह रहा कि आप पहले दिन से डे वन से आलोचना न करो। मोदी बैशिंग, बीजेपी पंचिंग, इसको जितनी तीव्रता से जारी रखना है जारी रखें। आपका स्वागत है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने संवाद होना चाहिए, क्योंकि हम 19 महीने की इमरजेंसी काटे हुए लोग हैं। हमने आपातकाल को देखा है और इसलिए हमें कोई चिंता नहीं कि कांग्रेस अभिव्यक्ति की आजादी पर कब कब कैसे पैरा लगाती थी, और 19 महीने ही नहीं लगाया। तो आप दूसरा राजीव गांधी जब आए तो प्रेस सेंसरशिप बिल लेकर के कांग्रेस बन रहे हैं क्या? हमने वो अभी देखा। दीपक जी, आप बोल रहे थे, देखिए अगर ये चलेगा संवाद की शैली तो मुझे नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और जो पेशेंस की आपने बात की थी, अब तो पेशेंस आप लोगों को रखना ही होगा जी, और ये प्राथमिकता होनी चाहिए सुनना।
लेकिन इसका मतलब नहीं, पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कह जाएंगे वह सब शिरोधार्य कर लिया जाएगा। नहीं सर, अपने जवाबों से संतुष्ट कीजिए ना। जो शंकाएं हैं कृष्णकांत पांडे जी की, दीपक मिश्रा जी, उनको शांत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। और दूसरे, इस सरकार में कब कैबिनेट होगी, कैसी कैबिनेट होगी, रिमोट दिल्ली का है, अहमदाबाद का है, नागपुर का है, फिर एक चलेगा दूसरा आ जाएगा। इस हाइपोथेटिकल एनालिसिस को उत्तर प्रदेश की जनता के निर्णय पे ही छोड़ देना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मुख्यमंत्री जनादेश के अनुरूप काम कर रहे हैं। हम स्वागत कर रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री को नेता प्रतिपक्ष भी राम गोविंद चौधरी के रूप में मिल गया, और नेता प्रतिपक्ष का प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के अंदर से नहीं होगा। हम यह भी कामना करते हैं कि समाजवादी पार्टी नेता प्रतिपक्ष के प्रतिपक्ष में नहीं रहेगी, क्योंकि पिछले 4.5-5 साल हमने यह भी देखा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर, उस समय की तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी में कई प्रतिपक्ष थे। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आशंकाओं की बात चली तो हम भी आशंका में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि यह सरकार बुनियादी रूप से कुछ बेसिक कामों के ऊपर आई कि उत्तर प्रदेश में संविधान का राज्य हो, नंबर 1, हैसियत देखकर हिरासत में पुलिस न ले, नंबर 2, नंबर 3, उत्तर प्रदेश की जिस पुलिस को गुजरे 20 सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस सियासत और उत्तर प्रदेश पुलिस हिफाजत नाम के 2 तबकों में बांट दिया गया था। एटीएस, एसटीएफ और सिक्योरिटी में तैनात अधिकारी डीएफ की पोस्टिंग में जाना नहीं पसंद करते थे, और डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग के अंदर रहने वाले पुलिस के अफसर उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो कम से कम परंपरा उत्तर प्रदेश में टूटे, उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो, विकास के कार्यक्रमों में गति आए, महिलाओं की सुरक्षा हो, और इन सारे चीजों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में मैं फिर अपील करूंगा, आप आलोचनाएं करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 22 करोड़ के इस प्रदेश को इसके नाम के अनुरूप यूपी को अप करने के लिए ह्यूमन इंडेक्स में, डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में आइए मिलकर के कदम बढ़ाएं, सदन के अंदर और सदन के बाहर। अमित पुरी साहब, ये सब ठीक बात है, ये आलोचनाओं का मौका शायद विपक्षियों को इसलिए नहीं मिल रहा कि आप लोगों ने कहा कि हम पहली कैबिनेट की बैठक में किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, शायद ये सवाल इसलिए ज्यादा उठ रहे हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी बैठक बुलाइए। आने दीजिए। आजाद हिंदुस्तान के 70 सालों में उत्तर प्रदेश में कितनी कैबिनेट हो गई? क्या उन कैबिनेट के नतीजे इतने लोक कल्याणकारी होते तो आज किसानों को इस स्थिति में न पहुंचना पड़ता? सर 325 अब दे तो दी उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको एमएलए। हम पहली कैबिनेट में जाएंगे, फाइनेंशियल ड्राफ्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, इन सब का सिंक्रोनाइजेशन करके अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र को लागू करने का उत्तर प्रदेश को जो भरोसा दिया है, आप इसे लॉक कर ले, हम उसे 100% इंप्लीमेंट करेंगे। नहीं, लेकिन जो देश की सबसे बड़ी बैंक की कर्ता धरता है, आलोचना कीजिए, लेकिन आज आशंकाओं पे आलोचना। जो देश की सबसे बड़ी, क्या करें अक्षय? मैं कह रहा हूं कि जो देश की सबसे बड़ी बैंक है उसकी कर्ता धरता की तरफ से कहा जा रहा है कि राजनीतिक दल वादे तो लंबे चौड़े कर देते हैं कि कर्ज माफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारे ऊपर बर्डन क्यों लाद देते हैं? देखिए, आप जिस रेफरेंस की चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको एक लाइन की बात बता दूं। उत्तर प्रदेश की सरकार संघीय ढांचे में चुनी हुई सरकार है, वो उत्तर प्रदेश के जनता के प्रति जवाबदेह है, विधानमंडल के सदनों के प्रति जवाबदेह है, और भारत के संविधान के प्रति जवाबदेह है। अगर इनमें किसी की हम वायलेशन करते हैं तो न्यायिक रास्ते खुले हैं, लेकिन आशंकाओं के ऊपर अगर कोई आलोचना हो रही है तो मैं उसे उनके विवेक पे छोड़ देता हूं। तुमको तुम्हारी बातें मुबारक, हमें काम करने को है इरादे, हमें ठीक है। दीपक मिश्रा जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। दीपक मिश्रा जी, देखिए, आदरणीय अमित पुरी जी बोलने के अतिशयता में बोल गए कि अब तक जितनी भी कैबिनेट हुई सब खराब थी। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि अगर इतनी कैबिनेट की बेताबी से इंतजार है तो 70 साल में ये होता तो ये होता तो ये होता तो ये होता, ये होता तो ये होता, क्यों ना होता, क्यों ना होता, यही तो आवश्यकता है। चलिए, मैंने मान लिया कि आपकी जो पिछली सरकारें थी जिसमें कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, राजनाथ जी थे, आदरणीय गुप्ता जी थे, और उसके पहले 77 वाली सरकार जिसमें कल्याण सिंह जी कैबिनेट मंत्री थे, वो सब बकवास थी। उसमें मुलायम सिंह जी भी थे। चलिए, 19 महीने की इमरजेंसी हमने अच्छा काम किया, हम तो कह रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया। अखिलेश जी हम कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के उस धड़े से है जो ये मानते हैं कि अखिलेश ने समाजवादी पार्टी का विनाश कर दिया।
नहीं गलत बात है, गलत बात। ठीक है दीपक मिश्रा जी, ठीक है अमित पुरी साहब आऊंगा आपके पास। स्कूल ऑफ थॉट के ठीक है आगे दीपक चलाने वाले शिवपाल स्कूल ऑफ थॉट कोई नहीं है, लोहिया स्कूल नहीं वो शिवपाल स्कूल ऑफ थॉट ही है उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा दूसरी चीज, अभी आप देखिए ना किस चालाकी से या किस बुद्धिमता के साथ आदरणीय पुरी जी पूरी की पूरी डिबेट को बहका गए। वैसे ही जो मैंने आपकी ग्रेसम की थियोरी का उल्लेख किया था, अरे जनादेश में जो चुनकर आए उन्हें खोटे सिक्के कह रहे हो, यानी उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता की बुद्धिमत्ता पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। देख लीजिए ये डॉक्टर लोहिया का नया समाजवाद है। कहां से कहां, ये डॉक्टर लोहिया का नया समाजवाद। चलिए ठीक है अमित पुरी साहब, अमित पुरी साहब खोटा सिक्का बताया। विपक्षियों को बोलने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए और आपने खुद कहा कि पेशेंस सरकार को रखना चाहिए। समाजवाद की कौन सी ठीक है आदरणीय समाजवाद की कौन सी बोलने तो दीजिए। ठीक है अमित पुरी विपक्ष जी, में नहीं, आप सत्ता में है तो अब आप सुनो। अक्षय जी आपका डिबेट भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को स्वतः रेखांकित कर दिया। इन्होंने क्या कहा, एक लाइन मैंने कहा जो मैंने इनकी ही बात को मैं कॉमा लगाया था, इन्होंने मेरे सारे वाक्यों को शब्दों में लगा दिया। हो जाता है। देखिए अब खुदा अमित पुरी साहब मैं आपके पास आऊंगा। दीपक मिश्रा जी मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए आप। ठीक है अमित पुरी साहब मैं आपके पास आऊंगा, प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए। जी जो मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिया जाता है कि 15 जून तक प्रदेश में जितनी भी सड़कें हैं गड्ढा मुक्त हो जाएं, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर नहीं बदलता। पुलिस थानों पर पैनी नजर होगी सरकार की, कोई अधिकारी अगर गड़बड़ी करता पाया जाता है तो जिम्मेदारी उसकी तय की जाएगी। ट्रांसपेरेंसी पर अगर जोर दिया जाता है तो क्या ये गलत है? अगर आप लोगों ने पारदर्शिता पर ज्यादा जोर नहीं दिया, ये सरकार जोर दे रही है, तो क्या ये गलत है? अपराधों पर नियंत्रण करने को लेकर जिस तरीके से अब सरकार फोकस कर रही है, क्या समाजवादी पार्टी को इस बात का डर है कि ज्यादा आरोप समाजवादी पार्टी के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर लगे हैं, कहीं उन्हें सलाखों के पीछे ना जाना पड़े, इस बात का डर है? देखिए अक्षय जी, मैं आपके चैनल पर मुट्ठी खींचकर सीना तान के कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार रोकें, भ्रष्टाचार रोकने का नाटक न करें, ये काम करें, काम का नाटक न करें, क्योंकि आधा झूठ, यूं कह लीजिए कि आधा सच। सर सरकार तो निर्देश, दीपक मिश्रा जी मेरा सवाल है कि सरकार तो आदेश करती है ना, आप लोग क्या कहते हैं कि योगी आप ये बताएं निर्देश है या प्रवचन है ना? ऑर्डिनेंस जारी किया, कैबिनेट जारी किया, योगी झाड़ू लगाएं, आप लोग ये भाषण दे रहे हैं कि प्रवचन दे रहे हैं? सर ये आप लोग क्या राजनीतिक व्यक्ति है, योगी नहीं, इस बात का ध्यान रखना होगा। झाड़ू लगाएं, ही इज एंजॉयिंग द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर स्कॉट जो चल रहा है, कृष्णकांत पांडे जी, क्या जो एंटी रोमियो स्कॉट चल रहा है, सरकार की तरफ से तो आदेश ही दिया जाता है ना, उसका पालन अक्षरशः करने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों पर होती है। क्या ये आप लोग उम्मीद करते हैं कि योगी अब चेक कौन करेगा? जाकर रोमियो को चेक करें कौन है, चेक कौन करेगा? ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है ना सर। ये बताएं आप, ये बताएं तब से एक सीओ को डांटा गया इनके विधायक द्वारा, कोई कार्रवाई हुई? एक दरोगा को इस्तीफा देने की नौबत आ गई, कोई कार्रवाई हुई? ये तो खुलेआम की बातें हैं ना। अभी आप देखिए एकात्म मानव दर्शन का क्या अद्भुत फिल्मांकन हुआ कि एक मंत्री की मौजूदगी में जो शपथ लेके पहुंचा था, एक विधायक कह रहा है कि हाथ पर तोड़ देंगे। ये क्या है? इस सर आपकी सरकार में प्रदेश को, देश को दीपक मिश्रा जी, आपकी सरकार में कई ऐसे मंत्रियों पर सवाल उठे हैं, आप धमकियों से इतना सवाल उठा रहे हैं, अब जिनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, जान तक ली गई है, एक राज्य उनका जवाब नहीं देंगे क्या? का सवाल उठा था, मैं नाम भी ले सकता हूं। एक राज्य मंत्री को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने तत्काल सस्पेंड किया, हटा दिया। एक मंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं, उसको आप लोग मंत्रिमंडल में अंत तक बनाए रखते हैं, सिर्फ 2-3 दिन का ही तो वक्त का इंतजार था ना। स्वीकार कर ले कि यह समाजवादी पार्टी की बी टीम है। सर आपकी स्वीकारोक्ति से क्या होता है? दीपक मिश्रा जी, कृष्णकांत पांडे जी, मुझे ये बताइए, जो एसिड अटैक का एक रायबरेली का मामला सामने आया, पिछली सरकार से खूब दरख्वास्त की गई, इंतजार किया गया था क्या कि उसके ऊपर दोबारा अटैक हो? आपकी स्वीकारोक्ति क्या उसकी जिंदगी को पहले की तरह ला सकती है? अगर पिछली सरकार में हमने गलतियां की या हमसे गलतियां हुई, हमको जनता ने जवाब दे दिया, भारतीय जनता पार्टी तय करे कि पिछली सरकार के रास्ते पे चल रही है कि नया रास्ता चुनेगी। और एक सवाल इमरजेंसी पर हमारे बड़े भाई ने उठाया था
सिर्फ एक लाइन ये बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में लगभग 250 वर्ष इमरजेंसी रही, जो इनके बड़े भाइयों द्वारा लगाई गई थी, और इनके अंग्रेज इनके बड़े भाई थे ना, अंग्रेज इनके बड़े भाइयों द्वारा लगाई गई थी। और इसके बाद भगत सिंह जी गोलवलकर जी जब बंद हुए तो भगत सिंह ने कहा कि गोलियों से भून दिया जाए, ये मुझे फांसी की सजा की जगह पे ये दिया जाए। और इनके जो आराध्य देव इनकी पार्टी के थे भगत सिंह बंद थे, गोलवलकर जी ने गोलवलकर जी ने बाद में कहा था कि अगर ऐसा होता है तो मैं तो माफी मांग लेता कि मैं कभी जेल नहीं जाता, मैं देश की आजादी के आंदोलन में रहता हूं। जेल में नहीं गए तो उन्होंने बात माफी तो मांगी थी 42 में। अच्छा, 1942 में माफी मांगी उन्होंने। तो ये राजनीति में एक यार बड़ी विडंबना है, जब काम का मौका होता है, काम की बातों को आगे बढ़ाने का वक्त होता है तो गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं। अतुल चंद्रा जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे जरूर चाहूंगा। आजादी और आजादी की पहले की बातें होने लगती हैं, आज की मौजूदा कांग्रेस में ऐसा कौन सा ऐसा लीडर आपको नजर आता है जिसने आजादी की लड़ाई में तलवार चलाई है जाकर, है ना? इन बातों में तो कोई बात रखी नहीं है ना। इन बातों से कुछ भला होने वाला है सर, इन बातों से कुछ भला होने वाला है। अगर इतनी क्रांति की मशाल जलाई तो आज आप लोग 44 पर क्यों सिमट गए? पांडे जी, क्यों 44 पर सिमट गए? क्रांति की मशाल आप लोगों ने जलाई थी ना, क्यों देश की जनता ने नकार दिया? ठीक है सर, बड़ी माफी के साथ अब वक्त इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। अमित पुरी साहब, एक फाइनल कमेंट में चंद्रा साहब का जरूर चाहूंगा। चंद्रा साहब, क्या वक्त नहीं दिया जाना चाहिए नई सरकार को, या उम्मीदें ये करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री खुद ही अब हर जगह सारे काम करे जाके? आदेश देना काम है, किस तरह से योजनाओं को लागू करना है ये सरकार की जिम्मेदारी होती तय करना। तो उस पर इस तरह सवाल उठाना क्या ठीक है? क्या वक्त नहीं देना चाहिए? और अगर कहीं पर कुछ सवाल विपक्ष के जहन में आते हैं तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है, आप सरकार को सही रास्ता दिखाइए, या सिर्फ आलोचना करना ही विपक्ष की भूमिका रह गई है? अतुल चंद्रा जी। अक्षय जी, दोबारा बोल दीजिए सवाल अपना, क्योंकि बीच में सर फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्या आप सुझाव देना चाहेंगे सरकार को, साथ ही विपक्ष को, कि वो भी अपनी भूमिका निभाए और सरकार भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से करे ताकि दामन पर दाग ना लगे? देखिए, विपक्ष जो जितना यहां देखा तो वो तो अपनी भूमिका इसी तरह से निभाएगा, और सरकार कितना प्रयास करती है अपना दामन बचा करके काम करने का, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन उम्मीद है कि सही ढंग से काम होगा, और सबका साथ सबका विकास, जो सब सारे वर्गों को साथ लेकर के चलने की बात कही है योगी जी ने, वो जरूर पूरा करेंगे उसको। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो योगी सरकार को 8 दिन का वक्त हो चुका है और तड़ातड़ एक के बाद एक आदेश जारी किए जा रहे हैं। हालांकि अब तक कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है, लेकिन योगी सरकार प्राथमिकता के साथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना उनकी प्राथमिकता है और इसके अलावा विकास के कामों को गति देना उनकी जिम्मेदारी है, और इस रास्ते पर वो तेजी के साथ काम कर रहे हैं। विपक्ष अपनी भूमिका में है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि योगी सरकार जिस तेजी के साथ, जिस बुलेट रफ्तार के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का दावा कर रही है, प्रयास कर रही है, ये प्रयास कितने सफल होते हैं। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।